Good morning, student. Welcome back to my YouTube channel Eco Mantra. We are continuing today by solving the national income numericals under value added method. So today we will try to solve this numerical. So our question says that from the following data about a firm, calculate the firm's net value added एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NBFC निकालना है। चूँकि ये GB वैल्यू एडेड मैथड है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, GBMP। और GBMP आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC से। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है आपको 800 और चेंज इन स्टॉक हो जाएगा आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स हो गया आपका 800 प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग पहले लिखेंगे 20 माइनस ओपनिंग कितना है 50। तो ये हो गया 800 प्लस माइनस 30। तो हो गया, आपने सोल्व किया इसको, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो 800 माइनस 30 कितना हो गया टोटल 770। तो ये 770 लाख क्या है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जब 770 आ गया है तो अब आपको क्या चाहिए, IC। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। IC जो है इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो IC डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, क्योंकि इंटरमीडिएट परचेज, अब इंटरमीडिएट परचेज ओनली लिखा है, इसका मतलब ये सभी तरह के इंटरमीडिएट परचेज को इंक्लूड कर रहा है। अगर सपोज़ यहाँ लिखा होता है इंटरमीडिएट परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तब हम इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी अलग से ऐड करते, क्योंकि वो केवल डोमेस्टिक मार्केट को शो कर रहा होता। लेकिन चूँकि यहाँ पर अगर लिखा है सिंपली कि इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और साथ में लिखा है इंटरमीडिएट परचेज, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरमीडिएट परचेज मतलब वो टोटल इंटरमीडिएट परचेज की बात कर रहा है। तो इंटरमीडिएट परचेज 500 हो गया। तो अब हमारे पास IC भी हो गया और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, GBAMP। GBAMP का सिंपल सा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आया 770 माइनस IC हमें दे रखा है 500। तो टोटल कितना हो गया 270 लाख, जो भी आपकी यूनिट है वो आप लिख दीजिए। तो अब हमारे पास GBMP आ गया। GBMP कितना आया 270 लाख। ठीक है, अब इस GBMP के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, नेक्स्ट जो आपको फाइंड आउट करना है NVFC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए आगे का वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। अब देखिए, हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ लिखेंगे NVAFC इज़ इक्वल टू, अब आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दीजिए आप GBAMP। ठीक है, अब फॉर्मूले को कंपेयर करना है। बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, देखा, समझा, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। N यानी कि आपको चाहिए नेट, आपके पास है ग्रॉस। तो नेट के लिए हम ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। फिर वैल्यू एडेड सेम है दोनों में। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे FC और MP का डिफरेंस है। आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट, आपके पास है मार्केट प्राइस। तो हमें पता है कि MP के लिए हम FC में NIT ऐड करते हैं, तो FC के लिए MP में से NIT क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम माइनस NIT कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट इसको जब सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो GBMP हमारा कितना आया
270 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 30 माइनस NIT होता है IT माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पर IT नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो IT को 0 मान लेना है। सब्सिडी 40 एज इट इज़ लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे हम 270 माइनस 30 ये माइनस और 0 माइनस 40 कितना होगा -40। अब इसको ब्रैकेट को ओपन ध्यान से करना है। अब -30 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हम लिख देंगे 40। तो अब कितना बचा आपका 270 प्लस, अब माइनस का 30 चला जाएगा प्लस के 40 में से, तो +10 बचा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 280। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया 280 लाख। तो इस तरह से हम ये देखिए आंसर आपका 280 लाख आ गया है। तो सिंपल है, हमें बहुत ध्यान से इसको समझना है, देखना है फॉर्मूले को, और फॉर्मूला लिखते समय प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। सॉल्यूशन करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन पे मैं जोर देता हूँ हमेशा। कई बार बच्चे ये गलती कर लेते हैं, अरे ये तो बहुत इजी है, इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, इतनी स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बच्चे क्या करते हैं जंप कर जाते हैं, कहीं 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर लिख लेते हैं, तो उससे कई बार गलती हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। प्लस माइनस है तो कोई बात नहीं, अगली स्टेप में लिख दो, उसमें क्या टाइम लग रहा है, कम से कम हम आश्वस्त तो रहेंगे, अभी चेक करना आसान रहेगा और हमसे गलती नहीं होगी। अगर हम कदम दर कदम चलेंगे तो हम नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 4 सीढ़ियाँ जो है वो स्किप करके चलेंगे या उतरेंगे तो हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है। तो ठीक वही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है कि न्यूमेरिकल करते समय हमें कंसंट्रेट होके स्टेप वाइज और ध्यान से उसको सॉल्यूशन करना है, ताकि आंसर आपका सही आए, गलत नहीं हो और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिले। So I hope all of you now able to understand this numerical, and you will be in a situation to solve in next time whenever such question comes to your exam. तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ ताकि हम आगे का एक और क्वेश्चन लें, उसको सॉल्व करें और आपको और प्रैक्टिस हो जाए और आपके लिए ये बहुत सिंपल हो जाए। तो कहने का मतलब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो आपको अपनी नोटबुक में इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपका अभ्यास और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तक आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा तब तक जो है नेशनल इनकम में हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपको सब आ गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस जो है वो तभी आएगी जब आप जितना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं, इन्होंने सोल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट GVA FC ऑफ ए फर्म। अब एक फर्म का GVA FC पूछा है। हम GVA MP तो नॉर्मली निकालती हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC करके। तो GVA MP से हम GVA FC पे जाएंगे। तो GVA MP के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए पहले, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो या तो सेल से निकाल सकते हैं या उसकी प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 10, ठीक है, और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस 600, प्रोडक्ट टैक्सेस 400 है, नेट चेंजेस इन स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इंपोर्ट ऑफ मशीन है, प्रोडक्ट सब्सिडी है। तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, आउटपुट सोल्ड इज 2000 यूनिट। तो सिंपल सा इन्होंने सॉल्यूशन किया है, उसको हम समझ लेते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स जो होगी वो P इंटू Q से होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको आउटपुट दिया हुआ है और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है। तो 2000 इंटू 10 कर लिया इन्होंने। तो सेल्स देखिए यहाँ पर कितना हो गया 20,000। 10 क्या है, प्राइस है, पर यूनिट 10 देखिए, और आउटपुट 2000 है। तो P 10 हो गया, Q 2000 हो गया। तो P इंटू Q किया, 10 इंटू 2000 20,000 हो गया। प्लस चेंज इन स्टॉक जो है वो
-50 है, तो 20,000 -50 किया इन्होंने, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 19,950 ये क्या हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से क्या माइनस करना है आईसी, तब हमें मिलेगा GVA-MP। तो 19,950 में से आईसी माइनस करेंगे, और आईसी क्या है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में सारा आईसी आ गया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंपोर्ट हो। तो अलग से इंपोर्ट को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सिंपली लिखा है, ये नहीं लिखा है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट या फ्रॉम ए पर्टिकुलर फर्म, ऐसा नहीं लिखा है। जब ओनली लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट मीन्स वो सभी रॉ मटेरियल की परचेजिंग को इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक का हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट से हो। तो इन्होंने किया है कि 10,000 को माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास आया वो क्या है GVA-MP, और वो कितना बचा 9,950। अब GVA-MP से हमें जाना है GVA-FC पे। अब GVA-FC जो होता है वो होता है, अब देखा जाए तो आपके पास MP है और आपको चाहिए FC है, तो NIT का ही डिफरेंस है, और NIT माइनस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है माइनस होता है। तो प्रोडक्ट टैक्स हो चाहे प्रोडक्शन टैक्स हो, वो क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो सब्सिडी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो सब्सिडी तो ज़ीरो ही है आपकी। तो इन्होंने जो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस है 300 ऊपर, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस 600 दे रखा है यहाँ पर वो, और जो 300 है आपका प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस जो है वो 300 दे रखा है, और वो प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करके 300 आया। तो कहने का मतलब वही है कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तभी आता है जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 600 प्लस 400 कर दो तो 1000 हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स टोटल, माइनस सब्सिडी किया इन्होंने तो कितना हो गया 900 हो गया। अब वो 900 क्या हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो माइनस होगा किस में से आपकी GVA-MP में से। तो GVA-MP जितना आया वो है आपका 9,950, उसमें से 900 माइनस हो गया, तो टोटल हमारे पास बचा 9,050। तो इस तरह से GVA-FC का आंसर आ गया 9,050, ठीक है। तो ये नोट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि सेल्स कैसे आया, आउटपुट और प्राइस को इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया टोटल। Import of raw material is already in purchase of raw material, so import of machine is not included in intermediate consumption, क्योंकि import of raw material का मतलब सारा IC का पार्ट आ गया वो। और नेट प्रोडक्ट टैक्सेस जो होता है वो प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़ होता है। तो प्रोडक्ट टैक्सेस जो था वो 400 था और सब्सिडी 100 था, तो 300 ये हो गया, और 600 अलग से हमारे पास नेट प्रोडक्शन टैक्सेस था। तो टोटल 900 इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया जिसको हमने GVA-MP से माइनस किया, और इस तरह से हमारा आंसर 9,050 आ गया। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, and please solve these questions in your notebook, and also solve this type of questions from your book or textbook or any other reference guide. Thank you, have a nice day.